फायरिंग की गई, मारने की साजिश की गई, हमला करने की, और अभी तो खेती और रोटी, खेत और रोटी भी कंपनियों के हवाले करने के लिए 3 काले कानून लेके सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बांटो लूटो राज करो। जिम्मेदार क्या सरकार को माना जाए या कि ऐसा कहें कि डेवलपिंग कंट्री बढ़ेगी महंगाई? है ही नहीं कानून व्यवस्था। सरकार तो अपने सरकार कुर्सी बचाने में लगी। किसानों की स्थिति देखें तो पहले जो थी वही आज है कि कांग्रेस का देश की आज़ादी में योगदान है। 400 पुलिस वाले आपके पीछे थे, आप उनके आगे थे, फिर एक गांव में जाके आपने उनको उल्टे पैरों दौड़ा दिया था। भैरव सिंह जी शेखावत, वसुंधरा राजे सिंधिया और गहलोत ऐसा है कि भाजपा और कांग्रेस में होता तो अमराराम ही नहीं होता। सर हनुमान बेनीवाल जी हैं, आप हैं, सांड पे चढ़ के मेरे को आगे पहुंचाने के लिए है, तो उसके दोनों तरफ से पुलिस आ। चुनाव के वक्त कुछ झूठे वायदे करो, वोट हासिल करो और जीतने के बाद वादा खिलाफी करो। कहावत है, बोले घींग लो झूठे हो झूठे ही वापिस चलेगी। मतलब आप विधानसभा गए तो सुना कि आप बस से गए, फिर रिक्शा लेके आप विधानसभा पहुंचे, आपको अंदर नहीं जाने दिया। सर वो किस? नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का द उड़ान साथ साथ में। आज की खास मुलाकात राजस्थान के सबसे बड़े किसान नेता व सीकर के एक ऐसे नेता से जिन्होंने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, फिर ये 2 बार सरपंच रहे और 4 मरतबा विधायक ही रहे। ये एक ऐसे नेता है जिन्होंने आज तक कई किसान आंदोलन किए हैं और अक्सर इनके आंदोलन सफल रहे हैं और एक दौर में इनकी लोकप्रियता चरम पे रही है। और अक्सर ये जब चुनावी सभाएं करते हैं या रैलियां करते हैं, उनमें अक्सर ये कहते हैं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। तो आइए मिलवाते हैं आपको राजस्थान के सबसे बड़े किसान नेता व सीकर के सबसे लोकप्रिय विधायक रहे कॉमरेड अमराराम। सबसे पहले स्वागत करता हूँ आपका दौड़ान। धन्यवाद। सर आप किसान नेता हैं तो शुरुआत अपन किसानों से करते हैं। सर मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून पारित किए हैं, लंबे समय से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सर मोदी सरकार बैकफुट पे जाती नज़र नहीं आ रही और सर किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो सर क्या लगता है फिर समाधान कैसे निकलेगा? बिल्कुल समाधान निकलेगा। ये किसान आंदोलन देश की मोदी सरकार ने 2014 में जितने भी वायदे किए थे, चाहे वो किसान को स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार लाभकारी भाव देने का हो, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का सवाल हो, विदेशों से 80 लाख करोड़ काला धन है वो 100 दिन में ले आने का वायदा हो, एक भी पूरा करने की बजाय जो इस देश की जनता के टैक्स से जो सार्वजनिक संस्थान बने थे सबको देशी और विदेशी कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। रेल हो, एयरलाइन हो, हवाई अड्डा हो, बंदरगाह हो, रेल हो, बैंक, बीमा, और अभी तो खेती और रोटी, खेत और रोटी भी कंपनियों के हवाले करने के लिए 3 काले कानून लेके आए हैं, जिससे न केवल किसान बल्कि आम जनता जो रोटी खा के जिंदा रहती है, क्योंकि जो आवश्यक वस्तु जिनको खा के लोग जिंदा रहते हैं वो किसी कारखाने या फैक्ट्री में नहीं बनती, न गोदाम में बनती है, वो खेत में पैदा होती है और उसको खा के 130 करोड़ लोग जिंदा रहते हैं। और उनको मुनाफे के लिए छूट जो 1956 में आवश्यक वस्तु नियंत्रण कानून बना था उसको भी समाप्त करके अनलिमिटेड स्टॉक करके खरीदते वक्त किसान को लूटेंगे, वापस बेचते हुए आम उपभोक्ता को लूटेंगे। तो ये काले कानून निश्चित रूप से, और इसके साथ साथ जो अंग्रेज़ों की नीति थी बांटो लूटो राज करो, वही कर रहे हैं। अभी 7 साल से देश की सरकार एक ही काम में लगी हुई है, बांटो लूटो राज करो। एक तरफ संपदाएं कंपनियों को दे रही है और दूसरी तरफ आम जनता को धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम से बांटने का काम किया है। मैं समझता हूँ इस आंदोलन में सबसे बड़ा, आप देखेंगे कि अभी आने वाली 26 नवंबर को 1 साल हो जाएगा, 11 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन शांतिपूर्वक देश की सरकार ने इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए भी कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी माओवादी। 11 महीने हो चुके आंदोलन को, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर सर क्या लगता है समाधान? बिल्कुल सुनना ही पड़ेगा। इसके अलावा क्योंकि किसान और खेत मजदूर जो 500 किसान संगठन हैं वो निश्चित रूप से न केवल किसान और खेत मजदूर हैं बल्कि वो इस देश के मतदाता भी हैं। वो पंच से प्रधानमंत्री भी बनाने वाले वही हैं। आज 70% आबादी वो है जिन पे हमला किया गया है। केवल कंपनियां माला माल हैं और देश की जनता बेहाल है। निश्चित रूप से मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 11 महीने में एक तो सबसे बड़ा जो बांटने का काम किया था उन सबको एकजुट करने का काम किया है। चाहे कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई क्षेत्र हो, कोई भाषा हो, आप देखें 11 महीने में तमाम देश की जनता इस आंदोलन के साथ खड़ी है
और निश्चित रूप से पहले बदनाम करने की, फिर हमला करने की, गाड़ियों से कुचलने की, मतलब कोई कसर देश की सरकार ने नहीं छोड़ी है। लेकिन निश्चित रूप से जो जन समर्थन है और जो धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ, सब उकसावे के बाद गाड़ियों से कुचल के देश के गृह राज्य मंत्री द्वारा और उसके परिवारजनों द्वारा किया गया, उसके बाद में भी किसान उकसावे में नहीं है निश्चित रूप से, इसलिए किसान जीतेगा। सर, आपने अभी आम आदमी की बात की, तो सर अभी महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है सर। एक आम आदमी के लिए परिवार चलाना सर एक दुष्कर कार्य हो गया है। तो सर क्या लगता है, इसके लिए जिम्मेदार क्या सरकार को माना जाए, या कि ऐसा कहें कि डेवलपिंग कंट्री बढ़ेगी महंगाई, तो क्या कहें सर? नहीं, ये तो लूट है। आप देखिए कि एक तरफ पहली बार है इस देश में जो 117 रुपये लीटर पेट्रोल है, और गंगानगर में तो 120 है। आज 121 आई, आज 121 हो गया, और 110 रुपया डीजल है, और उसमें बेस प्राइस है 40 रुपया। और आप अंदाज़ा कीजिए 80 रुपया, मतलब दुनिया में कोई चीज़ नहीं होगी जितने बेस प्राइस से दुगुनी से ज़्यादा टैक्स हो। और ये एक तरफ आम जनता को लूट रहे हैं, और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला उनको छूट दे रहे हैं उनके टैक्स में। ये बात सही है कि टैक्स आना चाहिए, लेकिन अमीर से आना चाहिए। उनको तो हर साल 2 लाख करोड़ की छूट दे रहे हैं, और इधर 3-4 लाख करोड़ की जेब काटने का काम कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, मतलब ये पहली बार, जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना, ये पहली बार 3 डिजिट में पेट्रोल और डीजल है। रसोई गैस जो 300 रुपये में आती थी वो 1000 रुपये में। और कहाँ तक ले जाएंगे? मतलब यहाँ से जो पड़ोसी देश है, नेपाल है, बांग्लादेश है, वहाँ हम बेस प्राइस पे उनको पेट्रोल डीजल दे रहे हैं, और इधर जनता की जेब काट रहे हैं, और इससे निश्चित रूप से हर महंगाई बढ़ी है। और जहाँ अनलिमिटेड स्टॉक की सीमा करने की, जमाखोरी की दे रहे हैं, इसी देश की सरकार को दलहन पे और खाद्य तेल पे स्टॉक सीमा लगाने की मजबूर हुआ है। तो आप अंदाज़ा कीजिए, अभी तो इन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है। जिस दिन लागू हो जाएगा, सरकार के हाथ में भी नहीं रहेगा। और उन कंपनियों के लिए तो महामारी के वक्त भी जो स्टॉक है, जो प्रोसेसिंग पावर है जिसके पास है, उन पे तो उस समय भी आप स्टॉक सीमा नहीं लगा सकते। तो ये तो सरकार के हाथ काटने वाली बात है, इसलिए निश्चित रूप से अभी बात ये कानूनों की चल रही है सर। बाजरा अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है सर जी। केंद्र सरकार कह रही है कि हमारी 2200 फिक्स की है, लेकिन आज भी राजस्थान का किसान जो है वो सर आधी कीमतों में, लगभग 1100, 1150, 1200 में बाजरा बेचने के लिए मजबूर है सर। जिम्मेदार कौन? राज्य सरकार? केंद्र और राज्य दोनों हैं। मतलब राज्य सरकार ने आज तक भी बाजरा की खरीद के लिए केंद्र के पास प्रस्ताव नहीं भेजा है। मतलब हनुमानगढ़ में धान होता है, चावल, वहाँ के लोगों ने घेराव किया, राजस्थान सरकार ने लाठियाँ चलाई, उसके बाद में कल से वहाँ धान की समर्थन मूल्य पे खरीद शुरू हुई है। मतलब लाठी चार्ज होने के बाद प्रस्ताव भेजा धान के लिए। बाजरे का मेरा आरोप है कि आज तक भी राजस्थान सरकार ने नहीं भेजा है, और केंद्र सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। दोनों सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। पेट्रोल डीजल में भी राजस्थान वो है जो इसमें सबसे ज़्यादा, आसपास के राज्यों में सबसे ज़्यादा कीमत दे रहे हैं अपन। पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल भी देश में सबसे ज़्यादा राजस्थान में, बाड़मेर में निकलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा रेट देने के लिए मजबूर भी केंद्र भी लूट रहा है और राज्य भी लूट रहा है। सबसे ज़्यादा वेट राजस्थान सरकार का है। सबसे ज़्यादा बिजली में जो रेट है आम उपभोक्ता की, वो देश में सबसे हाईएस्ट है। जबकि 2.5 रुपये में बिजली आज की तारीख में, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो कोयले से बनती हो, 2.5 रुपये में, और 10 रुपये लेते हैं। ऐसा इस 20 साल में जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में लूटने का काम किया है, बेइंतहा है। ये तो अखिल भारतीय किसान सभा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है कि 2005 में 8 दिन का पड़ाव डाल करके वसुंधरा की सरकार को झुकाया, और 20 साल में जो भी सरकार रही, एग्रीकल्चर की रेट ट्यूबवेल की नहीं बढ़ा पाई, वो ज़रूर जिंदा है। बाकी आम उपभोक्ता पे हर साल बढ़ाते हैं, और इसके लिए भी इस सम्मेलन में निश्चित रूप से कार्य योजना बनाएंगे। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और आपकी बिजली के लिए। सर, आप ये मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार के प्रति ये मुद्दे हैं, तो सर प्रदेश में अभी सर कानून व्यवस्था के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे सर? है ही नहीं कानून व्यवस्था। सरकार तो अपने सरकार कुर्सी बचाने में लगी हुई है, एक दूसरे के लूट में हिस्सेदारी की लड़ रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की केवल और केवल लूट के लिए, जब सत्ता में होती है तो लड़ते हैं, विरोध में रहते हैं,
तो सरकार के खिलाफ नहीं लड़ते। भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान की सरकार ने 2018 के चुनाव में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो सभी किसानों का 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ़। 3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक भी एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया। लेकिन राजस्थान में विपक्ष में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास 76 विधायक हैं। आप बताइए 2017 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक विधायक न होते हुए राजस्थान की 163 की वसुंधरा सरकार को झुका के 8,000 करोड़ रुपए माफ़ करा सकती है। तो जो चुनावी वायदा कांग्रेस ने सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करने का वायदा किया और आज तक एक किसान का नहीं किया, लेकिन मजबूर नहीं, केवल बयान में होंगे। और इस बात के लिए आपस में भाजपा लड़ेगी कि आने वाले वक्त में लूट में हिस्सा कितना हो। यही कांग्रेस में है न। कानून व्यवस्था की स्थिति तो धज्जियाँ उड़ रही है। आप देखिए दलित, आदिवासी और महिलाओं में अत्याचार में देश में नंबर पा रही है राजस्थान की सरकार। दिन दाड़े सरकार की नाक के नीचे एक एक दिन में 4-4 हत्याएँ जयपुर में होती है, जहाँ कम्युनिस्टेट है, जहाँ 8-8 IAS बैठा रखे, IPS बैठा रखे। इसलिए कानून व्यवस्था की नहीं है उनको फिक्र, कानून व्यवस्था की नहीं, राजस्थान के 8 करोड़ जनता की नहीं है, उनको कुर्सी की चिंता है, उसमें लगे हुए हैं। सर आपने अभी विपक्ष की बात की, तो सर केंद्र में देखो या राज्य में देखो, सर विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित होता नज़र आ रहा है। सर केंद्र में देखें तो सर राहुल गांधी जो हैं वो जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें उठाने में कहीं ना कहीं असमर्थ नज़र आ रहे हैं। और फिर अपन राज्य की बात करें, राज्य में भाजपा भी कमज़ोर नज़र आ रही है मुद्दों को उठाने में। सर क्या लगता है विपक्ष की भूमिका वो निभा रहे हैं सर, अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर रहे हैं? इसलिए ही तो 11 महीने से इस देश का किसान और खेत मजदूर लड़ रहा है। विपक्ष नाम की चीज़ नहीं बची, न देश की संसद में बची है, न विधानसभा में बची है। संख्या जरूर है, चुने हुए लोग जरूर हैं, लेकिन जनता की समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ही तो इस 11 महीने से देश की किसान लड़ रहे हैं। और ये मैं फख्र से कह सकता हूँ कि आज़ादी के 75 साल में पहली बार किसानों द्वारा आह्वान भारत बंद सफलतापूर्वक हुआ है। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। कभी किसान जो 70% आबादी है उसकी समस्या के लिए कभी देश की संसद ठप नहीं हुई। पहली बार इस आंदोलन के कारण देश की संसद ठप हुई है। देश में किसानों के आह्वान पे भारत बंद, जनता ने सहयोग देके भारत बंद किया। तो ये इसी का आप जो सवाल कर रहे हैं कि न देश की संसद में प्रतिपक्ष बचा है और न विधानसभा में बचा है, केवल जनता को इसलिए लड़ना पड़ा। इसलिए जब संसद मौन होती है तो जनतंत्र की हत्या होती है, केवल सड़कें शून्य होती हैं। अब सड़कें जागृत हैं, इसलिए देश सभाओं को भी सुनना पड़ेगा। सही बात है सर। आप एक किसान नेता हैं, किसानों की स्थिति बेहतर समझते हैं सर आप। तो सर आज़ादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रही, बाद में भाजपा आई, लेकिन किसानों की स्थिति देखें तो पहले जो थी वही आज है। तो सर किस पार्टी से उम्मीद की जाए, कैसे बदलाव संभव है सर? ऐसा है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना ही है कि कांग्रेस का देश की आज़ादी में योगदान है और भारतीय जनता पार्टी उस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी कर रही थी। लेकिन आर्थिक नीतियों में कोई फ़र्क नहीं है। और निश्चित रूप से कांग्रेस ने भी, लेकिन ये कह सकते हैं सार्वजनिक संस्थान बनाने में, लेकिन 91 के बाद वही वैश्वीकरण की जो नीतियां हैं निश्चित रूप से वही कांग्रेस लागू करती है, वही भारतीय जनता पार्टी। इसलिए केवल दूसरा विकल्प जो जनपक्ष की होगी, कंपनियों के पक्ष की नहीं, आम जनता के पक्ष की नीतियां हैं, वो केवल और केवल लाल झंडा कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कर सकती है। और वो करके दिखाया है। अभी केरल में फसलों का ही नहीं, सब्जी का भी MSP घोषित करने का काम किया है। जितने पब्लिक सेक्टर हैं केरल के अंदर, सब के सब आज की तारीख में मुनाफे में हैं। इसलिए केरल की सरकार जो सबसे शिक्षित राज्य है, वहाँ दूसरी बार 40 साल में पहली बार लेफ्ट फ्रंट की सरकार दोबारा चुन के आई। सर ये की रास्ता है। सर आपने आज तक कई किसान आंदोलन किए हैं और अधिकतर आपके आंदोलन सफल भी रहे हैं। सर कोई ऐसा आंदोलन है जो आपके जहन में आज भी है जिसमें आपने सबसे ज़्यादा मेहनत की हो सर? ये 11 महीने से मेहनत ही कर रहे हैं। आप बताइए, लाखों किसान खुले आसमान के नीचे -डिग्री टेम्परेचर में, ओलावृष्टि में, अतिवृष्टि में, तूफानों में 4-4 दफ़ा हमारे टेंट टूट गए। वो सब घर गृहस्थी वाले हैं, परिवार वाले हैं, जिनके पक्के मकान हैं। आप बताइए 11 महीने से वो त्रिपाल के नीचे बैठे हुए हैं। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कोई तपस्या
न आज़ादी के पहले कोई इस तरह का आंदोलन जो लगातार 11 महीने चला हो और अभी भी चल रहा है, सब दमन के बाद चल रहा है। इसलिए निश्चित रूप से ये सबसे महत्वपूर्ण है और मुझे पूर्ण विश्वास, कॉन्फिडेंट है कि किसान जीतेगा और देश की सरकार आएगी। सर आप फ्लैशबैक में चलते हैं अपन थोड़ा। सर आप मुंडवाड़ा के दूसरी बार सरपंच थे, उस समय का एक वाकया अधिकतर हमने सुना है कि 400 पुलिस वाले आपके पीछे थे, आप उनके आगे थे, फिर एक गांव में जाके आपने उनको उल्टे पैरों दौड़ा दिया था। सर वो वाकया सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक। ऐसा है कि जो सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो संघर्ष करता है उसको सरकारें मराने का प्रयास करती हैं। 22 अप्रैल 87 को अकारण जिस छात्रावास में पढ़ करके बड़ा हुआ, कॉलेज की एजुकेशन प्राप्त की, उस पर अकारण 22 अप्रैल को फायरिंग की गई और कानाराम शहीद हुआ। मैं तो मुंडवाड़ा था, लेकिन FIR में सबसे ऊपर नाम मेरा लिखा गया। पुलिस को आदेश दिया गया अमराराम जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाना चाहिए और उन्होंने मारने की सब कोशिश की, लेकिन जनता मेरे साथ थी। निश्चित रूप से रेसर भी लेके आए और उन्होंने जिस तरह के अब्यूज़ किया, दूसरे गांव में जिस तरह मेरे घर को घेरा, मैं जा रहा था पड़ोस के बाडलवास गांव पे, नज़दीक स्टैंड पे लोग 15-20 बस का इंतज़ार कर रहे थे और पीछे से उन रेसरों ने 50 गज दूर थे पीछे मेरे, उन्होंने कहा कि चोर है पकड़ो। तो मेरे को जब इस बात का गुस्सा आया तो मैं वापस उनकी तरफ दौड़ा, तो रेसर दौड़ गए और फिर मैं गांव वाले ने मेरे को अंदर से भेज दिया और उसके बाद मैं एक किसान का ऊँट लेकर के मैं गोलीबारी भी हुई उस दिन? हाँ, फायरिंग हुई। मेरे को पीछे से मेरा भाई, बड़ा भाई है हीरालाल, वो सांड पे चढ़ के मेरे को आगे पहुँचाने के लिए आया, तो उसके दोनों तरफ से पुलिस आ गई। तो फायरिंग की, उन्होंने कहा रुक जाओ वरना फायरिंग करेंगे। तो उसने सांड को किया, तो डोर से जो मेड है उसके उस ओर चले गए, उसमें फायरिंग की लगी नहीं, गनीमत ये रही। मेरे को पकड़ नहीं पाया और 2 महीने बाद में मैं अंडरग्राउंड रहा और 2 महीने के बाद में हाई कोर्ट ने मुझे इंटरिम बेल दे दी। एक बार नहीं, कई दफ़ा किया है। जब बलराम जाखड़ और देवीलाल लड़ रहे थे, मेरे पे फायरिंग की, मेरा साथी मंगल सिंह है उस पे गांव में फायरिंग की अकारण। तिहाड़ जेल से कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का राज वहाँ भी था, देश में भी था और यहाँ भी था। निश्चित रूप से उस चुनाव में हम देवीलाल का समर्थन कर रहे थे। मेरे पे गोलियां चलाई, उन पे गोलियां चलाई, बच गए ज़रूर। फिर गांव के जो भी, चाहे वो कांग्रेस के समर्थक थे चाहे देवीलाल के समर्थक थे, सब ने पकड़ करके उनको धोने का काम किया। तो एक दफ़ा नहीं, अनेकों बार इस तरह के फायरिंग की गई, मारने की साजिश की गई, हमला करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जनता के बीच में जनता का आदमी होता है उसको जनता ही सबसे ज़्यादा बचाती है। सही है सर। आपने सर 3 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा है सर, आप उनके साथ विधानसभा में बैठे हैं, भैरव सिंह जी शेखावत, वसुंधरा राजे सिंधिया और गहलोत साहब। तो इन तीनों में से अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा कार्यकाल सबसे अच्छा लगा, किसने सबसे ज़्यादा प्रभावित आपको किया सर? सबसे बेस्ट जो जनता की भावनाओं को समझते थे, एक पॉलिटिकल वर्कर चाहे वो किसी भी राजनीतिक समानता रखता हो, जो भैरू सिंह जो पॉलिटिकल वर्कर का रिगार्ड करते थे, काम किसी का होता है कि नहीं होता है, लेकिन जो रिगार्ड करता था, एक राजस्थान के किसी भी कोने से 800 किलोमीटर से भी कोई आ गया तो उससे मिलने का। जब भैरू सिंह अगर राजधानी जयपुर में है और कोई भी आया हुआ है तो उसके रेजिडेंस पे गया तो बिगर मिले नहीं आया। बाकी दोनों हैं वो मैं समझता हूँ कि वहाँ रहेंगे लेकिन 2-2 महीने जनता से नहीं मिलेंगे, इसलिए वोट बैंक है, निश्चित रूप से उससे जीते। लेकिन भैरू सिंह वो व्यक्ति है जो ज़मीन से उठ करके आया और 2 सदस्य जनसंघ के थे उस समय हुए थे और गांव-गांव शहर-शहर घूम करके और आम जनता की समस्याएं जानते थे। पॉलिटिकल वर्कर की क्या समस्या है, वो किसी भी समानता रखता हो, लेकिन उनका जो रिगार्ड करने का था। और एक कोई भी इनोसेंट आदमी आता है और मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है तो उस जयपुर में अगर मुख्यमंत्री भैरू सिंह था तो मिल के ही गया, उससे पहले नहीं गया। तो इसलिए सबसे बेहतर वही है। जनप्रतिनिधि और राज्य प्रमुख का मतलब है कि जनता कोई आस लेके आती है तो उससे कम से कम मिले, काम होता है नहीं होता है आगे की बात है। सर अक्सर आपके बारे में हम सुनते हैं, कई लोग कहते हैं सर कि अगर आप भाजपा या कांग्रेस में होते तो बहुत जल्दी मंत्री या मुख्यमंत्री पद तक पहुंच सकते थे सर, क्या ऐसा है कि भाजपा और कांग्रेस में होता तो अमराराम ही नहीं होता ये मैं उस पार्टी के कारण ही हूँ। जो आप एक अमराराम ही नहीं है, अभी 20 साल तक आप त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे, माणिक सरकार। जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे
तो आप देखिए वो 5,000 में अपना एक महीना चलाते थे। जितना मुख्यमंत्री को मिलता था वो पूरा का पूरा पार्टी को देते थे। उनकी मिसेज डायरेक्टर थी, फिर भी वो सरकारी गाड़ी से नहीं जाती थी। उस घर का खर्चा आधा उसको वहन करना पड़ता था। इसलिए ये ईमानदारी मैं समझता हूँ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता में है, 34 साल तक बंगाल में सरकार रही है। अब सीपीएम के विरोधी देश की सरकार में रहे, लेकिन किसी एक मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते, जनता के लिए लड़ने वाले। इसलिए ये बात कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में होता तो बाकी नेता वैसे होते। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस बीजेपी में ईमानदार लोग नहीं है, ईमानदार हैं, लेकिन पार्टी की नीतियां तो माननी पड़ेगी। ईमानदार हैं, उनमें भी कुछ लोग बचे हैं, लेकिन अमराराम भी जब भी है जब वो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में। सर, राजस्थान में लंबे समय से सर तीसरे मोर्चे पर चर्चाएं चली आ रही है। सर, हनुमान बेनीवाल जी हैं, आप हैं, घनश्याम जी तिवाड़ी हैं, ये शरीके नेता हैं जो तीसरे मोर्चे की चर्चाएं करते हैं और तीसरा मोर्चा बनाने के लिए आते हैं। तो सर क्या आप कभी एक मंच पे आ सकते हैं सर कभी भविष्य में? ऐसा है कि घनश्याम जी तिवाड़ी और हनुमान बेनीवाल तो जहाँ थे वहीं चले गए। अपने गांव में कहावत है, बोले घींग लो जटे हो जटे वापिस चलेगी। जिस गोबर से आया था वहीं चले गए। इसलिए जनता ही तीसरा विकल्प बनाएगी, वो संघर्षों के माध्यम से बनेगा। वो प्रक्रिया अभी जारी है। और मैं समझता हूँ अब जिस तरह से हमले हो रहे हैं, हर वर्ग, कोई नहीं बचा है। किसान पे हमला है 3 काले कानूनों से, 44 मजदूरों के लिए कानून संघर्ष के माध्यम से बने थे, उनको ले लिया। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा है। व्यापारी दुखी है, नौजवान दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है। बचा कौन है? केवल कंपनी और राजनेता, उनके दलाल। इसलिए निश्चित रूप से जनता जो समझ रही है, आप इससे देखिए ना, यही जो नीतियाँ, उदारीकरण की नीतियाँ लागू की थी 91-92 में, जब ये जो 500 संगठन है इस किसान सभा को छोड़ करके सबके सब उसका समर्थन कर रहे थे, किसान सभा को छोड़ करके। और आज 30 साल बाद में अपने अनुभव से तमाम इस देश के तमाम किसान संगठन हैं, वो इन नीतियों के खिलाफ मैदान में 11 महीने से लड़ रहे हैं। तो जनता अनुभव से सीखती है। और राजस्थान में जिस तरह से सामंती ऊंच नीच की भावनाएं हैं, राजशाही की अभी भी छाया है, इसलिए निश्चित रूप से शिक्षा भी नहीं फैलाई। आज़ादी के 75 साल में चाहे कांग्रेस लंबे समय तक रही, फिर 5 साल भारतीय जनता पार्टी और 5 साल कांग्रेस, लेकिन आज भी शिक्षित नहीं हुआ। जब केरल शिक्षित हो सकता है, त्रिपुरा जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ वो शिक्षित हो सकता है, आदिवासी बाहुल्य प्रदेश शिक्षित हो सकता है, तो राजस्थान नहीं हो सकता है क्या? लेकिन कांग्रेस और बीजेपी नहीं चाहती कि शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षित होगा तो अपना भला और बुरा, दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लेगा। इसलिए आज चाहकर भी दोनों शिक्षित नहीं करते, लोगों को राजनीतिक रूप से सचेत नहीं करते, लोगों को मैदान में नहीं उतारते। आज भी इन कानूनों के खिलाफ कांग्रेस केवल बयान से संघर्ष करने की बात करती है। राजस्थान की सरकार के चुनावी वादों को पूरा कराने के लिए केवल बयान से उनसे लड़ने की बात करती है, धरातल पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए केवल न जनता को संघर्ष में उतारती है और न उन वायदों को पूरा करने के लिए काम करती है। सर, आने वाले विधानसभा चुनावों में आप सीपीएम को, अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं सर? कैसे प्रदर्शन की उम्मीद आप करते हैं और क्या रणनीति रहेगी सर? हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ये रहेगी कि जितने भी जो संघर्ष के मैदान में जो लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से उन सब को लेकर के एक मोर्चा कोशिश करेंगे। पहले भी हमने कोशिश की है और निश्चित रूप से अब जो संघर्ष है और आने वाले 2 साल तक जो और संघर्ष होंगे, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार से लड़ रहे हैं और निपट लेंगे, उसके बाद में इस सरकार के खिलाफ भी लड़ेंगे। और वो जो संघर्ष से मोर्चा और जो लोग निकलेंगे वो तीसरा विकल्प बनाने में सफल होंगे। और मैं समझता हूँ राजस्थान का भविष्य भी जब भी होगा बेहतर, राजस्थान और 72 देश जब भी बन पाएगा तो संघर्ष और ईमानदारी से 90% लोगों की समस्याओं के लिए लड़ करके समाधान करने के लिए नीतियां लागू करेंगे जब भी होगा। केवल चुनाव के वक्त कुछ झूठे वायदे करो, वोट हासिल करो और जीतने के बाद वादा खिलाफी करो, ये जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों करती रही हैं, अब लोगों का मोह भंग धीरे धीरे हो रहा है। और इसी का नतीजा है कि 11 महीने से ज़्यादा समय से आंदोलन चल रहा है, जिसमें किसान है, मजदूर है, नौजवान है, व्यापारी है, हर वर्ग तन मन और धन से सहयोग कर रहा है। और ये संघर्ष ही एक रास्ता, बेहतर भारत बनाने का रास्ता है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। सर, आखिरी सवाल हम पूछते हैं, किससे से इसको पूरा करना चाहेंगे साक्षात्कार को? सर, आप पहली मर्तबा विधानसभा गए तो सुना कि आप बस से गए, फिर रिक्शा लेके आप विधानसभा पहुंचे, आपको अंदर नहीं जाने दिया, सर वो किस्सा सुनना चाहेंगे?
ऐसा है कि मैं वो न लवाजमा, न वो ड्रेस, न वो दिखावा, तो निश्चित रूप से आम आदमी जो सिक्योरिटी गार्ड हो या पुलिस हो तो उनको दिमाग में तो वो है जो 3-4 गाड़ियों से आएगा, 20-30 लोग उनके साथ होंगे। एमएलए का एक पिक्चर बना रखा है, जैसे आप भैंस का नाम लेओगे, गाय का नाम लेओगे तो गाय और भैंस का पिक्चर आएगा। तो एमएलए का मतलब वही है कि आज की तारीख में देखेंगे आप, कोई एमएलए सरकारी बस में नहीं चलना, वो बेइज्जती समझता है। अमराराम 20 साल तक, चाहे वो विधानसभा जाने का सवाल था, चाहे विधानसभा के बाहर कहीं जाने का सवाल हो, अमराराम के लिए कोई बड़ी बात, जहाँ जनता चलती है, जिस रेल से बस से जनता चलती है, अमराराम को चलने में कोई तकलीफ नहीं। इसलिए निश्चित रूप से उनका दोष नहीं है, दोष मेरा है कि मैं एमएलए की तरह नहीं रहता। और चाहे जाऊँ, मैं तो कहता हूँ जब 8 दिन अमरूदों के बाग में पड़ाव दिया, तो जब 3 महीने बाद में विधानसभा चली तो बहुत से एमएलए, जो युवा एमएलए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के थे, वो दर्जनों मेरे पास आए। उन्होंने कहा ऐसा क्या जादू है, हम गाड़ी लगाते हैं, नाश्ता लगाते हैं और 5 बजे लोग चले जाते हैं, और आपके पास ऐसा क्या जादू है जो अपना खाना लेके आए, अपना ट्रैक्टर, अपना साधन लेके आए और 8 दिन यहीं रहे जब तक आपने नहीं कहा। जब तक मैंने कहा सबसे बड़ा जादू इस बात का है, इस किसान को आज़ादी के इस 60 साल में लोगों ने धोखा दिया है, कहा कुछ किया कुछ। अब किसान को इस बात का विश्वास है कि ये किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, किसान के साथ धोखा नहीं करेगी, और मुझे ये विश्वास है किसान जो इस आह्वान पे आता है वो हमको धोखा दे के नहीं जाएगा। दोनों का जो आपस में जो विश्वास है, ये सबसे बड़ा जादू है। मैं समझता हूँ आज भी आप देखेंगे कि उस मोर्चे पे वो सबसे ज़्यादा वही लोग हैं जो पहले 97 में, 2000 में विधानसभा का घेराव, 2005 में पड़ाव, फिर 2017 में 13 दिन का कर्जा माफ़ी का आंदोलन, 3 दिन का चक्का जाम। तो अमराराम एमएलए के रूप में भी जनता के साथ सड़क पे सोने में अमराराम को कोई एतराज़ नहीं है, बस में हो, विधानसभा में। इसलिए सिक्योरिटी गार्डों का और पुलिस का नहीं है, ये अमराराम का है कि वो आम जन की तरह रहता है, एमएलए की तरह नहीं रहता जी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने कॉमरेड साहब से बात की, तो बड़े नेक, सरल, साधारण इंसान है, और अभी ये सभा करने वाले हैं, तो उससे पहले हमें जो समय दिया, तो इस कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।